भूख लग रही है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जल्दी से बताइए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जल्दी से बताइए। नमस्कार, नमस्ते। देखो भाई, आज एक नया चैप्टर है और मैं आपको एक गुड न्यूज दूं। रात मैंने थोड़ा सा समय निकालकर आपकी जो रियल गैस वाली डीपीपी है, मतलब रियल गैस की जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट है बेसिकली, वो मैंने बना दी है। आपको कल मैं अपलोड करवा दूंगा, आज प्रिंट करवा दूंगा, मतलब बेसिकली टाइप करवा के कल मैं अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कल मैंने जो है रात में आपकी पीपीटी और जो भी है प्रैक्टिस शीट वो बना दी है। लेकिन उसमें अभी जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो रियल गैस वाले रखे हैं। ठीक है, रियल गैस वाले रखे हैं बेटा। अब जरा देखो भाई, आज की बात करेंगे हम रासायनिक बल गतिकी की। ठीक है, क्या है रासायनिक बल गतिकी, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। फिर इसके बाद आज डिटेल में इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर में बहुत दिक्कत आती हो आज से पहले, अब नहीं आएगी। ठीक है, आपको जैसे लग रहा था कि भाई हमारे पास ये गैस स्टेट आसान था, मोल कॉन्सेप्ट आसान था, वैसे ये भी भाई बिल्कुल आसान ही है। ठीक है, विलियन आसान था। अब जरा देखो भाई, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, जरा देखो। हमारे पास विज्ञान के अंदर या रासायनिक विज्ञान के अंदर दो भाग बनाए गए। एक वो भाग जो ये बताता है कि कौन सी प्रक्रिया दुनिया में होगी और कौन सी नहीं, और किसी चीज का होना ना होना वो थर्मोडायनेमिक्स बताती है। ऐप पर ही मिल जाएगी, ऐप पर अपलोड करवा दूंगा बेटा। ठीक है, किसी चीज का होना या ना होना कौन बताता है हमें, थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी बताती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि लेकिन उष्मा गतिकी ये बात नहीं बता पाती कि वो कोई भी प्रक्रम कितनी स्पीड से होगा, कितनी जल्दी होगा, या उसको होने में कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से होगा। तो उस तरीके को भाई, किसी भी प्रक्रम के रेट को यानी दर को ज्ञात करने के लिए विज्ञान में एक और शाखा बनाई गई जिसको हमने कहा केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। अब इसको आपको छोटी छोटी बातें समझनी है भाई। ठीक है, इसमें मैं क्या कहूंगा भाई, हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की, नोट करते रहना भाई, क्योंकि नोट एक एक पॉइंट जो जो आप नोटबुक में लिखोगे वो स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो या जिसमें जिसमें हम किसी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब ये क्रियाविधि क्या होती है बेटा, क्रियाविधि का मतलब होता है बेटा मैकेनिज्म, कि वो किस मैकेनिज्म से हुई, क्या हुआ उसके अंदर। अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। देखो बेटा, फटाफट नोट करिए इसको, फटाफट। हो गया भाई, नोटेड। अब जरा देखो बेटा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से पढ़ते हैं बेटा कि भाई दर का मतलब क्या होता है। दर, अगर मैं रेट की बात करूं तो दर का मतलब क्या होगा बेटा। अब आप ये मत सोचने लगना कि भाई केमिस्ट्री में के अंदर दर का अर्थ होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय यहां पर नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसा तो होता नहीं है कि लैब के अंदर हम कोई अभिक्रिया कराने चले गए, हमने बीकर में कोई सामान रख दिया भाई, मतलब कोई लिक्विड रख दिया है, कोई केमिकल रख दिया और वो भागने लगेगा। अब जो बीकर है वो भागेगा थोड़ा ही, बीकर तो अपनी जगह पर रहेगा। यानी यहां पर दूरी बटा समय ना होकर वहां पर क्या होता है कि बीकर के अंदर जो भी आपके पास केमिकल रखा है, भले ही वो आपका कोई अभिकर्मक है या फिर उत्पाद है, उसकी जो सांद्रता है समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो भाई यहां पर हम कहेंगे कि जो रेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, अभिकर्मक अभिकर्मक या फिर उत्पाद। ऐसा नहीं है कि उत्पाद भी हो सकता है, अभिकर्मक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, बटे क्या होगा बेटा, जो भी समय उसके अंदर लग रहा होगा समय। अब जरा आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, अगर मान लीजिए ये बात मुझे समझ में आ गई, अगर मैं इस हिसाब से इसका मात्रक निकालूं कि रेट की यूनिट क्या होगी बेटा, रेट की यूनिट कह लो या इसका मात्रक कह लो, वो क्या होगा, सांद्रता का मतलब होता है मोल, ठीक है, या मोल प्रति लीटर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी अभिक्रिया सॉल्यूशन के अंदर होती है, ठीक है, तो हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर बटे समय। और यदि कोई गैसियस रिएक्शन होती है कि भाई हवा में ही रिएक्शन हो गई, तब होती है मोल प्रति लीटर। और डिपेंड करता है कि ये वाली सांद्रता आपने किस पदों में ले रखी है। तो भाई ये सांद्रता हमारे पास क्या होगी, मोल प्रति लीटर, लीटर की पावर -1 मोलरता मान लेते हैं। और यहां पर क्या होगा बेटा, सेकंड इनवर्स होगा। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई। मोल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई कि जो अभिक्रिया की दर है उसकी यूनिट क्या होगी। अब ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि रासायनिक समीकरण जो भी आपको दे रखी होंगी वो किस प्रकार से प्रदर्शित करी जाती हैं। मान लीजिए A प्लस बी आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद C प्लस डी ऐसे बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर भाई आपके पास A प्लस बी के एक एक मोल ली हो या भाई C और D के एक एक मोल ली हो सकता है हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास यहां पर सेकंड लिखना है बेटा, तभी वो सेकंड इनवर्स होगा। अब जरा देखो यहां पर क्या होगा, बेसिकली मैंने अपनी तरफ से एक अचर मान लिया A कि A के A मोल थे, B के B मोल थे, C के C मोल थे, D के D मोल थे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो छोटी सी बात है वो ये है कि समय के साथ साथ अभिकर्मक लुप्त होते जाते हैं, अभिकर्मक लुप्त होते जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होगा, सी और डी में समय के साथ साथ जब अभिक्रिया चल रही होगी तो सी और डी क्या हो रहे होंगे बेटा, बन रहे होंगे, धीरे धीरे इनकी मतलब इनकी मात्रा बढ़ रही होगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, समय के साथ साथ उत्पाद की मात्रा निर्मित होती रहती है, इसको नोट करना भाई फटाफट। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपके अंदर से ऑटोमेटिक भाई ये क्या चल रहा है, क्या है ये जो पॉलिटिशियन बैठे हैं ना यहां पर, इसकी जय और उसकी जय, भाग जाओ यहां से, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अबे पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो। जिनकी भी आप बात कर रहे हो ना, उन्होंने बाप को बहुत आरक्षण दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई करके ही आगे बढ़ोगे। फालतू में यार डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोगों को, पढ़ाई करो बेटा।
तो भाई देखो समय के साथ साथ क्या होगा, समय के साथ साथ ये हमारे पास लुप्त होते जाएंगे और ये हमारे पास बनते जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अब मान लीजिए यही अभिक्रिया थी मेरे पास। अभिक्रिया क्या थी बेटा, A2A प्लस B2B गिव्स C2C और D2D। अब मान लो मैंने एक बात कही कि अगर मैंने सबके हिसाब से समय जो है, ये रिएक्शन समय 10 सेकंड लेती है होने में, 10 सेकंड ले रही है, ठीक है, 10 सेकंड ले रही है। आप मुझे बताओ अगर मैंने 10 सेकंड में रिएक्शन को करवा दिया तो उस 10 सेकंड में एक एक कितने मोल खर्च होंगे, एक एक कितने मोल खर्च होंगे, एक एक कितने मोल खर्च होंगे बेटा, बहुत बढ़िया, एक एक कितने मोल खर्च होंगे भाई, एक बच्चा मुझे कह रहा है भूपेंद्र अंबेडकर के नाम से डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखो अंबेडकर नहीं, पहले तो अंबेडकर जी है, ठीक है, उन्होंने उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट करो। दूसरी चीज, ये आपकी एसएसटी की क्लास नहीं चल रही है, यहां बकवास जो कर रहा है ना तू, सीधा केमिस्ट्री के मेरे को आंसर दे। मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि काम की बात पे ध्यान दे। अरे यार मेरे को सिखाने, पढ़ाई कर ध्यान से। तो देखो भाई 10 सेकंड में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एक ए मोल खर्च होंगे, ठीक है, मान गए हम ये बात। अब उसी 10 सेकंड में बी के कितने मोल खर्च होंगे बेटा, बी के, एक नहीं बोलना है गधो, ये देखो ये यहां पर ए, ये देखो ये नंबर है, इनके हिसाब से बताना है। उसी 10 सेकंड में बी के कितने मोल खर्च होंगे, बी के बेटा, अगर 10 सेकंड में ए के ए मोल खर्च हो रहे हैं तो भाई बी के कितने खर्च होंगे, बी होंगे, राइट। और सी के कितने होंगे बेटा, सी के कितने बनेंगे उसी में, बिल्कुल सही बात है, उसी 10 सेकंड में बी के बी खर्च हो जाएंगे। और उसी 10 सेकंड में सी के कितने निर्मित होंगे बेटा, सी के कितने निर्मित होंगे, सी के कितने निर्मित होंगे ये बताइए। सी और डी के डी। अब मुझे बताओ क्या ये सारी की सारी स्पीसीज सेम दर से लुप्त हो रही होगी या भाई एक तरह से सेम दर से उत्पन्न हो रही होगी? आप कहोगे नहीं, क्योंकि देखो समान समय में इनके अलग अलग मोल परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इनके लुप्त होने की दर और इनके बनने की दर दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहां से हमने क्या मानना है आपको समझना है भाई। हम कहेंगे ए के लुप्त होने की दर बराबर होगी क्या बेटा, आपको ए की सांद्रता, आपको पता होगा अगर हम ऐसे ए के चारों तरफ एक्टिव मास लगा देते हैं, ए के चारों तरफ एक्टिव मास लगा देते हैं तो ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यदि मैं यहां पर डी लगा दूं तो बेटा डी का मतलब होता है परिवर्तन, डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू समय के साथ, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी कभी भी आपके पास कोई भी अभिकर्मक होगा तो अभिकर्मक के साथ साथ आपको यहां पर नेगेटिव साइन लगाना है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि भाई समय के साथ साथ इसकी मात्रा कम हो रही है, ध्यान रखना है भाई, नोट पॉइंट। ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है समय के साथ साथ अभिकर्मक की सांद्रता कम होना, ठीक है। तो भाई ये हो गया ए के लुप्त होने की। अब बात करेंगे हम बी के, तो मैं कहूंगा भाई बी के लुप्त होने की दर जो बराबर होगी हमारे पास क्या भाई, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। और ध्यान रखना एक और छोटी सी बात, बी भी हमारे पास अभिकर्मक है तो यहां पर भी आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, नेगेटिव साइन। अब आगे देखो भाई,
जब मैं सी की बात करूंगा तो सी के लिए बोलूंगा सी के निर्माण की दर, सी के निर्माण की दर बराबर क्या होगा बेटा, सी के सांद्रता और भाई dt। अब यहां पर क्यों है कि भाई समय के साथ साथ सी की मात्रा बढ़ेगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे भाई। और डी सेम टू सेम डी की बात करेंगे तो डी के निर्माण की दर, बी के निर्माण की दर बराबर होगी डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। साइन पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि यहां पर समय के साथ साथ डी की मात्रा जो है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो जल्दी से नोट करिए ताकि हम आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। डन। ओके, अब जरा देखो भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई आगे क्लियर कर लो। अब क्या होता है कि लेकिन जो अभिक्रिया की दर होती है वो तो हमेशा सेम होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई अभिक्रिया की दर बदलती रहती होगी। अभिक्रिया की दर अलग होती है, ठीक है। अब आपको ये जितनी भी दर मैंने लिखवाई है, ये क्या हो गया, ए के लुप्त होने की दर, बी के लुप्त होने की दर, सी के निर्माण की दर, डी के निर्माण की दर। अगर मुझे अभिक्रिया की दर के बारे में बात करना है तो मैं एक बात कहूंगा भाई, अभिक्रिया की दर देखो भाई, अब मैंने क्या करना है यहां पे, अभिक्रिया की दर वह अभिकर्मक अभिकर्मक के लुप्त होने की दर या उत्पाद के बनने की दर में संबंध, दर में संबंध, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मेरे पास यही अभिक्रिया है तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, अगर आपको ए के पदों में लिखना है, ध्यान से रखना है, ए के पदों में, तो ए का आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो लिखोगे ही, माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, और माइनस भी लगाओगे। यहां पर जो भी रस समीकरण मिति नियतांक दे रखा होगा ए, आप उसको क्या कर दोगे बेटा, इसको बटे में लिख दोगे 1/a। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कहीं ना कहीं ए के लुप्त होने की दर और रेट ऑफ रिएक्शन में संबंध आ गया बेटा, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब यही बराबर किसके हो जाएगा, अगर हमें बी के पदों में लिखना हो तो हम कहेंगे भाई बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, और यहां पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या हो गया, अभिकर्मक, और अभिकर्मक समय के साथ साथ क्या होगा, घटता जाएगा। अब क्योंकि यहां पर रस समीकरण मिति नियतांक b है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 1/b कर देंगे, b से भाग कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई, अगर मुझे c के पदों में लिखना हो तो मैं लिखूंगा c की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, लेकिन क्योंकि ये उत्पाद है तो चिन्ह हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो भी रस समीकरण मिति नियतांक यहां पर दे रखा है c, आप क्या करोगे बेटा, इसको 1/c कर दोगे। और सेम टू सेम अगर d के पदों में लिखना हो तो हम कहेंगे 1/d, डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। नोट करिए भाई फटाफट, नोट करिए फटाफट। 1/d बिल्कुल सही। डन हो गया भाई। अब मुझे एक बात और ध्यान देखो,
आप लोगों को वेग को इस तरीके से देखना है, ठीक है, वेग को इस तरीके से देखना है कि आप जब वेग पढ़ोगे ना तो वेग को दो नामों से पढ़ोगे। एक हमारे पास क्या होगा बेटा, औसत वेग, एक क्या होगा, औसत वेग, और एक होगा हमारे पास क्या, तीक्ष्ण वेग, तीक्ष्ण वेग। अगर मेरे पास मान लो जैसे यही वाली अभिक्रिया थी, ठीक है, यही वाली अभिक्रिया थी A2A B2B C2C D2D, अगर मुझे इसके तीक्ष्ण वेग निकालना है तो मेरे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी रहेगी, बिल्कुल सेम। लेकिन अगर मुझे औसत वेग निकालना हो इसी अभिक्रिया के लिए, जहां पर दिया है A2A प्लस B2B गिव C2C प्लस D2D, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन सेम, बस अंतर ये होगा जहां पर आप डी प्रयोग कर रहे थे, जहां पर आप डी प्रयोग कर रहे थे वहां पर आप डेल्टा लोगे। क्या लिखोगे भाई, डेल्टा। तो यहां पर आएगा डेल्टा किसमें, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे समय जो भी लगा होगा समय में चेंज, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लोगे, और भाई 1/a है तो 1/a करोगे, सेम टू सेम बराबर हो जाएगा। अगर बी के पदों में लिखोगे तो 1/b, जहां डी था वहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा माइनस का, ठीक है भाई, और भाई सांद्रता बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। समझ में आया कुछ मैं क्या कह रहा हूं भाई। औसत वेग को तक्षणिक वेग, तीक्ष्ण, तक्ष, वही 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 वही, अरे हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिखना यार, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। अब ऐसे सी के पदों में लिखना होगा तो हम लिख देंगे 1/c डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। तो ये हमारे पास औसत वेग की तुलना आ गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा। अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ूं भाई, क्वेश्चन करवाने लगूं, बोलिए। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या साला, हम हिंदी में भी नहीं रहे हम। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये कर दो भाई। अब देखो भाई, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, यहां पे आपको दी गई समीकरण के हिसाब से मैं कुछ डेटा दूंगा, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। मैंने कहा भाई पर्सन एक, ठीक है, दी गई अभिक्रिया के अनुसार, दी गई अभिक्रिया के अनुसार, अभिक्रिया क्या दे रखी है, 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस के 4d, ठीक है, के अनुसार यदि a के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो, ठीक है, हो तो अभिक्रिया की दर कोमा बी के लुप्त होने की दर, होने की दर कोमा सी व डी के निर्माण की दर ज्ञात कीजिए।
ये पर्सन है भाई आप लोगों के सामने, फटाफट न्यूमेरिकल आपको अभिक्रिया दे रखी है बेटा, ए के लुप्त होने की दर दे रखी है, ठीक है। बाकी आपको बी के लुप्त होने की दर, सी व डी इनके दर और अभिक्रिया की दर भी निकालनी है, ठीक है। करो बेटा। आपको पहला दिन और आज के दिन में पता है क्या अंतर मुझे लगा? पहले दिन आप बिल्कुल ऐसे थे जैसे लुल नहीं होते, लुल जो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, बड़े मोटिवेटेड थे कि नीट निकालेंगे, 700 प्लस नंबर लेके आएंगे, ठीक है। और अभी से मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ इतने गलीच हैं, इतने गलीच हैं कि सब भूल गए इन्होंने क्यों कोर्स लिया था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। सब नीच है बिल्कुल। अरे कम से कम थोड़ी बहुत शर्म हो, कम से कम ये तो देख लो कि तुम समाज में हो कहां, कहां पर स्टैंड करते हो। भले हिंदी मीडियम के लाखों बच्चे रहते हो, किस कंपटीशन में बैठ पाते हो ढंग से? और कोई तुम्हें आगे लेके जाने की कोशिश करे तो तुम नीचे चले जाते हो। क्या क्या ये लीचड़बंदी चल रही है तुम्हारी कमेंट में? तुम व्हाट्सएप पे हो क्या, नंबर दोगी क्या? अबे शक्ल तो देख पहले शीशे में जाके, तेरी शक्ल है नंबर लेने की? भीख सी मांग रहा है तू? मतलब कुछ तो एटीट्यूड रख अपने अंदर कि कम से कम कुछ बन के देख। सामने बन, तू डॉक्टर बन, लोग लाइन लगा के खड़े हो तेरे सामने, कुछ रुतबा हो, लेकिन भीख मांगनी है तो यहां क्यों आया है? जा रेड लाइट पे खड़ा हो, मांग वहां पर भीख। जब यही काम करना है तो पढ़ाई नहीं करनी तो। नंबर दोगी क्या प्लीज, मैं तुमसे बात करूंगा व्हाट्सएप पे, चलो टेलीग्राम पे मिलोगी क्या? अगर यही बात तुम्हारे पिताजी को पता लग जाए, ठीक है, और वो कहे कि तुम्हारा ये जो नीच बालक है ना, ये कह रहा है नंबर दोगी क्या, उनको थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे खींच खींच के, और मेरे सामने होते ना तो खून निकाल देते तेरे कान में से भी। कि पढ़ाई करने भेजे हैं, लग रहे नंबर दोगी क्या? अब भीख मांगने का शौक है, जाना कहीं बाहर, यहां क्यों पढ़ाई कर रहा है? यहां भिखारियों को नहीं पढ़ाया जाता, सीधी बात बता रहे हैं। यहां जरूरतमंदों को पढ़ाया जाता है, जिनके पास पैसे कम है उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन जिनकी आदत भीख वाली है ना, उनको नहीं। कम पैसे चलता है, आप कोर्स लो, आप कुछ लड़ाई करो, मेहनत करो, जीवन में संघर्ष करो, अपने हक से पाओ। लेकिन नीचता देखो तुम्हारी कितनी खतरनाक है। देखो बेटा, काम की बात पे आते हैं, लीचड़ कहीं के। यहां पर हमें एक के लुप्त होने की दर दे रखी है, इसका अर्थ हमें क्या दे रखा है कि भाई ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, ए के लुप्त होने की दर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या दे रखी है बेटा हमारे पास, 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये दे रखी है। अगर मुझे अभिक्रिया की दर निकालनी हो तो आप लोग समझो ए के पदों में कैसे लिखोगे आप, ठीक है। ए के पदों में कैसे लिखोगे आप कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, और यहां पर ऋणात्मक चिन्ह तो होगा ही। अब यहां पर अगर 2 है तो आप 1/2 कर दोगे। अब क्योंकि ये वाला पूरा पद हमें दे रखा है 5 मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये वाला पूरा पद दे रखा है 5 मोल प्रति लीटर, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे बेटा? और वैसे आप इसको लिख दोगे 1/2 गुणा 1/2 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब आपको एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को बी व सी व डी के पदों में भी दे रखा होता है, या हम लोग संबंध निकालना जानते हैं। और वो कैसे निकालेंगे भाई? हम कहेंगे अगर हमें बी का निकालना है तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बी के पदों में क्या होगी बेटा, बी की सांद्रता में परिवर्तन और बटे dt, और माइनस का चिन्ह क्योंकि वो अभिकर्मक है, और ऋणा यहां पर 3 लिखा हुआ है तो आप कर दोगे 1/3। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है 2.5, जो हमने कैलकुलेट करा, तो यहां पर अगर दोगे 2.5 बराबर 1/3,
और माइनस के बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। तो यहां से जब आप इसकी ब्रज गुणा कर दोगे तो हमारे पास b के लुप्त होने की जो दर आएगी db बटे dt माइनस के, इसका मान आएगा 7.5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे C के निर्माण की दर निकालनी है। तो C के पदों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे C के पदों में निकालना है तो मैं लिखूंगा भाई C की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। ये तो मेरे पास इसके निर्माण की दर हो गई। अब मेरे पास मुझे पता है यहां पर रसगणितीय नियतांक कितना है 1, तो यहां पर कितना होगा बेटा 1/1। अब इसको रखोगे आप 2.2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू dt और ROR कितना हो जाएगा भाई, जो हमने निकाला है रेट ऑफ रिएक्शन 2.5, तो यहां पर आप रख दोगे 2.5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब जैसे आपने C की निकाल दी, B की निकाल दी, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, अब आपको D का निकालना है। आप लोग जानते हो D के निर्माण की जो भी दर होगी और रेट रिएक्शन की जो दर होगी उसमें भी एक संबंध है। और क्या संबंध है भाई, कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा किसके 1/4 D के निर्माण की दर यानी dt बाय dt। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, क्योंकि हमने कैलकुलेट करी है। देखो ध्यान से, ROR जब हमें A के पदों में दे रखा है तो हमने ROR पहले ही निकाल दिया 2.5 बराबर 1/4 D की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में dt। हमें ये हिसाब निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो D अपॉन में dt बराबर 10 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, 10 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमने A के, B के, C के, D के सबके अलग अलग दर भी निकाल दिए और अभिक्रिया की दर भी निकाल दी। अब जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। किस किस को भाई ये क्लियर हो गया। ठीक है भाई, डन 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 डन। अब एक क्वेश्चन करना है आपको, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, क्या है जरा देखो भाई। एक अभिक्रिया में अभिकारक A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर से 0.15 मोल प्रति लीटर तक दस मिनट में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान अभिक्रिया की औसत दर क्या है, इस अंतराल के दौरान अभिक्रिया की औसत दर क्या है। अगर मान लो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अभिक्रिया नहीं दे रखी है तो आप उस अभिक्रिया को पता है क्या मान लोगे,
आप उस अभिक्रिया को मान लेना कि ए ने प्रोडक्ट दिया, बस इतनी सी, ये मान लेना कि ए ने प्रोडक्ट दिया और आप इसका रस समीकरण मिति नियतांक निकालोगे ए। अब इसका करेक्ट आंसर निकालो क्या होगा। आप लोग जानते हो अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो आर ओ आर क्या होगा बेटा, ए के पदों में माइनस के औसत है तो डेल्टा लगाऊंगा, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे जो भी समय लगा dt, यही होगा। अब मुझे भाई ए की सांद्रता में परिवर्तन निकालना है। ए की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा बेटा, वो होगा हमारे पास A2 माइनस के A1, यही पढ़ते हैं हम लोग भाई। अंतिम सांद्रता माइनस के प्रारंभिक सांद्रता, अब अंतिम सांद्रता कितनी होगी 0.15 माइनस के 0.2 यानी माइनस के 0.05 हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो आप जैसे यहां पर हमने एक चिन्ह तो पहले से रखा हुआ है माइनस का, और एक माइनस और रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस 0.05 बटे समय कितना लगा भाई 10 मिनट। तो आप यहां पर लिखोगे 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रति मिनट सॉरी, क्योंकि नीचे क्या दे रखा है मिनट, तो प्रति मिनट हो जाएगा बेटा ये। जल्दी बताइए किस किस का ये आंसर आ गया भाई, किस किस का ये आंसर आ गया। 10 मिनट दे रखे थे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 होगा। यहां तक क्लियर है। अब जरा देखो भाई अगला पर्सन। नमस्ते भाई, नमस्ते, बढ़िया। अब देखो भाई तीसरा पर्सन में क्या कह रहा है ये। तीसरे पर्सन में कहा इसने N2O2 N2O5 है ये, सॉरी N2O5 के विघटन को विघटन निम्न समीकरण के अनुसार, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और वो अभिक्रिया क्या दे रखी होगी N2O5, ठीक है। यहां दे रखा होगा 2NO2 प्लस 1/2O2, यह अभिक्रिया दे रखी है बेटा। यदि एक निश्चित समय अंतराल में N2O5 के विघटन की दर विघटन की दर 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो समान अंतराल में यह पूछा है, समान अंतराल में, अंतराल के दौरान, समान अंतराल के दौरान NO2 तथा O2 के विघटन के लिए दर व्यंजक है। के विघटन के लिए दर व्यंजक हैं। करो भाई, कैसे करोगे भाई। कहने का मतलब पता क्या हुआ, आपको NO2 का और O2 का क्या निकालना है, निर्माण का
निर्माण की दर निकालनी है, निर्माण की दर। पर्सन आपके सामने इस प्रकार से मिलेगा पेपर में, ठीक है। हाँ, दर व्यंजक का मतलब यही हुआ कि आपको NO2 और O2 का दर दर व्यंजक का मतलब ये हुआ कि निर्माण निकालना है, दर। हाँ, करो भाई सॉल्व इसको। ठीक है, देखो भाई, हमें एक अंतराल में N2O5 के विघटन की दर, अगर N2O5 के विघटन की दर देखी जाए तो भाई वो क्या होगी, माइनस के N2O5 के कंसंट्रेशन अपॉन में dt। ये इसका मान दे रखा है कितना, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3, इसका मान दे रखा है। तो ये निकालने के लिए हमें अभिक्रिया की दर निकालनी पड़ेगी। अब अभिक्रिया की दर क्या होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे इसके पदों में लिखना पड़े तो मैं कहूंगा भाई माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में dt, अपॉन में dt। और क्योंकि यहां पर रस समीकरण मिति नियतांक 1 है तो आप 1 से भाग करोगे, सीधी बात है। यह मान हमें एज इट इज दे रखा है, तो 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 क्या हो जाएगा बेटा, अभिक्रिया की दर। ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर। और हमें क्या निकालना है, NO2 के लिए और O2 के लिए ठीक है। तो हम यहां पर जब लिखेंगे NO2 के रूप में तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा, रस समीकरण में 3 नियतांक 2 दे रखा है तो 1/2 N2 क्या NO2 सॉरी NO2 बटे चेंज इन dt। हमें सिर्फ इतना मान निकालना है और यह मान हमें कितना दे रखा है, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 बराबर 1/2। तो भाई NO2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, जब आप ब्रज गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, और ये हो जाएगा d NO2 अपॉन में dt। अब जल्दी से मुझे बताओ किस किस का ये वाला आंसर बिल्कुल क्लियर आया है भाई, किस किस का ये बिल्कुल सही है। 3.6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर मुझे मान लो इसके पदों में निकालना है, किसके भाई, O2 के पदों में, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर O2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में dt। अब क्योंकि मुझे भाग करना होता है और यहां पर दे रखा है 1/2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा बेटा। अब ये वैल्यू दे रखी है हमें 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर 2 गुणा O2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में dt। जब इससे काटोगे तो 0.9 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर DO2 बटे dt, या इसको आप लिख सकते हो 9 गुणा 10 की घात माइनस 4, 0.9 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आया है, फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। कितने बच्चों का ये बिल्कुल करेक्ट आया है भाई। ठीक है, एकदम बेहतरीन। ठीक है, डन है।
अब देखो भाई, ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, ये बात भी समझ में आ गई। अब आप अपनी एक्सरसाइज देखो, और एक्सरसाइज का ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, ये पोल वाला क्वेश्चन होगा, पोल वाला। नीट में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, एक अभिक्रिया और वो अभिक्रिया क्या दे रखी है बेटा, 3a प्लस बी गिव्स C प्लस डी के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को निम्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है। दर को निम्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, और क्या होगा बेटा वो जरा ध्यान दो। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको इस तरीके से, -1/3 dA/dt बराबर -dB/dt बराबर +dC/dt बराबर +dD/dt। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए। फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी, -1/3 dA/dt बराबर -dC/dt। और भाई सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, +1/3 dA/dt बराबर -dC/dt। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प देखो भाई क्या होगा फटाफट, विकल्प देखो भाई फटाफट क्या होगा। पोल आपके सामने चालू है। चलने दो, चलने दो। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। और 86% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब ये देखो भाई, शुभांशु, मनीष, पीटर पार्कर, साहिल, अन्नू, बहुत बढ़िया बेटा। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो क्वेश्चन होगा नीट 2019 का। कहां का होगा भाई, नीट 2019। ध्यान से देखना, लिख लेना फिर कहना। नीट 2019 में यह क्वेश्चन आया था भाई, और क्या कहा था इस क्वेश्चन के अनुसार, दी गई रासायनिक समीकरण या ठीक है,
दी गई रासायनिक समीकरण के लिए कौन सा सही है, ये क्वेश्चन था भाई। और इसमें विकल्प ए दे रखा है हमें, क्या विकल्प ए दे रखा है बेटा माइनस के, और अभिक्रिया कौन सी दे रखी है, अभिक्रिया दे रखी है बेटा ये N2 गैसियस प्लस के 3H2 गैसियस और भाई 2 अमोनिया, हैबर विधि, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और विकल्प ए में हमें क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखो, माइनस के 1/3 DH2 बटे DT बराबर होगा 1/2 डी अमोनिया अपॉन में DT। विकल्प वी देखो भाई क्या दे रखा है, माइनस के DN2 अपॉन में DT बराबर 2 डी अमोनिया अपॉन में DT। भाई सी ऑप्शन दे रखा है माइनस के DN2 अपॉन में DT बराबर 1/2 डी अमोनिया अपॉन में DT। और विकल्प डी दे रखा है भाई तो ये हमें दे रखा होगा भाई ऐसे 3 इंटू में DH2 अपॉन में DT बराबर 2 इंटू में 2 अमोनिया अपॉन में DT। ठीक है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो इसके आंसर दो हैं, अगर इसमें देखा जाए तो इसके आंसर दो हैं। अगर आपको ऐसे बनाना हो तो इसको विकल्प में ऐसे बना सकते हो कि पहला होगा ऐसे करके ए व बी, ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास ए व सी, तीसरा होगा हमारे पास ए व डी, और चौथा विकल्प हो जाएगा ऐसे करके बी व सी, ऐसे करके ऐसे बना लो कोई भी। दो करेक्ट आंसर है इसके, ऐसे विकल्प हैं और आपको इनमें से देखना है कौन से दो सही हैं। एक तो पहले वाला सही है क्योंकि हाइड्रोजन के 3 हैं और बेटा ये हाइड्रोजन यहां पर क्या है अभिकर्मक, तो -1/3 DH2 बटे DT, अमोनिया क्या है प्रोडक्ट 1/2 अमोनिया, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर नाइट्रोजन के पदों में देखोगे तो माइनस के DN2 बटे DT और अमोनिया के पद में बराबर करोगे तो 1/2 डी अमोनिया भाई, तो ये हो जाएंगे ए व सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए व सी, यानी सेकंड वाला। नीट 2019 का क्वेश्चन है भाई ये। ऑल क्लियर, आगे देखो बेटा। अब देखो भाई आपको ध्यान रखना है भाई। अब जरा देखो बेटा, हमें किसी भी अभिक्रिया के लिए दर निकालने के लिए कुछ दर नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। तो भाई हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो दर नियम पढ़ेंगे। दर नियम, ठीक है, दर नियम पढ़ेंगे।
और दर नियम जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे बेटा। एक होगा हमारे पास कैसे, ठीक है, एक होगा हमारे पास अवकलन दर नियम, अवकलन दर नियम, और एक होगा समाकलन दर नियम, समाकलन दर नियम। आप लोगों ने कभी कभी एक समीकरण ऐसी पढ़ी होगी, जैसे मान लीजिएगा, इन दोनों में बहुत आसान चीज है, दोनों में अंतर क्या है बेटा, अवकलन दर नियम और समाकलन दर नियम में क्या अंतर होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, बिल्कुल बेसिक चीजों से। बेटा ये 12वीं क्लास का है, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ऑप्शन तो देख ही रहा हूं बेटा मैं, ठीक तो है। नहीं ठीक है, आप देखो ए में देखो, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगेगा 3, 1/2। थर्ड में भी सेम ऐसे ही है। देखो आगे, ये बताओ आप, अवकलन दर नियम का मतलब क्या होता है, अवकलन, नहीं 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 नहीं, आप यही तो सोच रहे हो, आपको लग रहा है अवकलन दर नियम और समाकलन दर नियम एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को फालतू, अरे भाई कोई हिंदी की क्लास थोड़ा ही चल रही है, अंग्रेजी की क्लास थोड़ा ही चल रही है कि आपको शब्दार्थ बताने हैं, शब्दार्थों का तो मुझे भी पता है। अरे मॉड्यूल क्या है, एक बार देखने दो फिर। एक मिनट दो बेटा। ठीक है समझ गया मैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको करेक्ट करके दो ऐसा बना दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया बेटा। देखो अब ध्यान रखना है, अवकलन दर नियम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण है, ठीक है, आपके पास एक अभिक्रिया है A to A, या मान लो A गिव्स टू प्रोडक्ट, ऐसे कोई एक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के बारे में बात करनी है। अवकलन दर नियम क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कोई समीकरण, रेट बराबर के, रेट बराबर के, और भाई ए की घात मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैंने एम मान ली, ठीक है, ए की घात एम मान ली। और समाकलन दर नियम इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऐसे कोई समीकरण पढ़ी होगी, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए आपने पढ़ी होगी ऐसे करके कि भाई ए बराबर A0, ए बराबर A0 माइनस के टी, या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपने पढ़ी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ा होगा के बराबर 2.303 बटे टी लोग, ठीक है, एक प्रारंभिक सांद्रता और एक की अंतिम सांद्रता, चाहे आप इस टी को क्रॉस ऐसे कर लो भाई, टी यहां ले लो, के यहां ले लो, बात एक ही है। अब मुझे बस इतना बताओ, क्या ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यस और नो, क्या आप लोगों ने पढ़ी है समीकरण या नहीं पढ़ी है, बताइए। अरे ओ, दो तरह की समीकरण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, देखी तो है, देखी तो है, चलो पढ़ी भी नहीं, देखी तो है, समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ था 11वीं में 12वीं में, कोई बात नहीं, देखी तो होंगी। अंतर यह है कि अगर मैं अवकलन दर नियम की बात करूं, तो यहां पर अभिक्रिया की दर यानी रेट और सांद्रता में संबंध है, ठीक है, ठीक है, ऐसी समीकरण, देखो ध्यान रखना, ऐसी परिभाषा क्या होगी, ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया की दर व
व सांद्रता में संबंध बताती है, संबंध बताती है, अवकलन दर नियम कहलाता है। अवकलन दर नियम कहलाता है या कहलाती है। और भाई अगर इनमें देखोगे तो यहां पर आपको सांद्रता व समय, समय व सांद्रता, तो भाई ऐसी समीकरण जो समय और सांद्रता में संबंध बताती है उसको समाकलन दर नियम कहते हैं गधो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? अगर इसकी लिखनी पड़ जाए मुझे इधर, मैं कहूंगा भाई ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण जो समय व सांद्रता में संबंध बताती है, समाकलन दर नियम कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सरलता होती है भाई समझने के लिए। केमिस्ट्री बहुत आसान है, आपको बस उसको टफ तरीके से देखना है। भाई किसी को ये पता है 2 + 2 4 होते हैं, उस तरीके से याद करो कि भाई अच्छा दर नियम 2 प्रकार के होते हैं। अगर किसी अभिक्रिया के रेट और सांद्रता में संबंध हो तो अवकलन दर नियम, और भाई और यदि किसी भी समय और सांद्रता में संबंध हो तो उसको हम समाकलन दर नियम कहेंगे। इसमें कोई भी टफ कुछ भी है ही नहीं, बड़ा आसान है। तो मुझे बताइए भाई, क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा? क्या यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हाँ, आगे देखिए भाई, अब हमें क्या करना है भाई? हमें बेसिकली 2-3 चीजों का कैलकुलेट करना है, 2-3 चीजों के बारे में बात करनी है। एक तो हमें बात करनी है दर स्थिरांक के बारे में, और भाई अभिक्रिया की कोटि के बारे में, अभिक्रिया की ऑर्डर के बारे में। अब जरा ध्यान दो बेटा, अब नया टॉपिक क्या है हमारे पास? अभिक्रिया की दर, सॉरी अभिक्रिया की कोटि व दर स्थिरांक, दर स्थिरांक अब नया टॉपिक है भाई, है दर स्थिरांक। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है ये बातें। हमें किसी भी अभिक्रिया की कोटि पहले से नहीं पता होती, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर 1 लिखा है तो इसकी कोटि 1 हो जाएगी, यहां पर अगर 2 लिखा है तो उसकी कोटि 2 हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका पता नहीं होता वो क्या होती है, उसको हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, निकालना होता है, या एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, अगर मेरे पास हम यहां पर अवकलन दर नियम लगाते हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई अवकलन दर नियम से जो अभिक्रिया की दर होगी, यानी जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो समानुपाती होगा एक ही सांद्रता के, पर इसकी घात कितनी होगी ये नहीं पता। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, और कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, रेट समानुपाती कर दी ए की पावर एम के, ए की पावर
एम के कह लो, या आपका मन करे तो ए की पावर एन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम लोग यहां पर रेट कहेंगे भाई, रेट बराबर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक के एक नियतांक आएगा, ठीक है। और हम कहेंगे भाई यहां पर ए की पावर एन। अब हम कहेंगे जहां पर के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक या विशिष्ट दर कहते हैं, विशिष्ट दर कहते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हम ये भी कहेंगे भाई एन जो है वो अभिक्रिया की कोटि है, एन जो है अभिक्रिया की कोटि है। थोड़ा बहुत कभी 11वीं 12वीं में सुन लिया होगा आप लोगों ने, अरे ओए हिंदी ठीक मत कर मेरे, चुपचाप पढ़ ले। अब देखो बेटा एक बात सुन लो, यहां पर आपको क्या करना है, जो आपका मेन काम है वो है के की यूनिट निकालना। अब आपका जो नया काम होगा वो क्या होगा बेटा, के की यूनिट निकालना, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जहां पर के की मात्रक को देखकर आपको यह बताना होगा कि ये किस ऑर्डर की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, जहां पर के एक स्थिरांक है जिसको दर स्थिरांक कहते हैं, अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है तो मैं कहूंगा बेटा के बराबर क्या हो जाएगा, रेट बटे जो भी सांद्रता है इसकी पावर एन, राइट। रेट बराबर, अब जरा देखो बेटा रेट की यूनिट क्या होती है, आप कहोगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऐसे होगी। और सांद्रता की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल प्रति लीटर, और इसके पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, एन। अब हमारे पास हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, नीचे होगा मोल की पावर एन, लीटर की पावर माइनस एन। जब ये ऊपर जाएगी और कॉमन लोगे तो मोल की पावर आएगी 1 माइनस एन, लीटर की पावर आएगी एन माइनस 1, और प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको क्या करना है, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पहचाननी है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दे रखा है, कोटि नहीं दे रखी है, और फिर भी आपको पहचानना है कि वो किस कोटि की अभिक्रिया होगी, तो शून्य कोटि के लिए आपको समझना पड़ेगा एन का मान 0 होगा, और एन का मान 0 होगा तो के की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, एन की वैल्यू 0 रख दो तो हमारे पास हो जाएगा मोल, 0 रखोगे तो प्रति लीटर, और सेकंड इनवर्स। अगर मैं कहता हूं बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो हम क्या करेंगे, जब हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो मोल की घात 1 माइनस 1, तो मोल की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 0। मोल की घात कितनी हो गई, 0, और जिसका मान 0 होता है वो क्या हो जाता है, 1। लीटर की घात कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 यानी 0, यानी के की यूनिट रहेगी प्रति सेकंड, या हो सकता है प्रति मिनट भी होगा, टाइम मिनट में दे रखा होगा तो मिनट भी हो सकता है। और यदि आपके पास यहां से देखो भाई, ये नोट करो फटाफट, अगर नोट हो जाए तो आगे, द्वितीय कोटि के लिए आपको यूनिट निकालनी है। द्वितीय कोटि के लिए इधर निकाल देता हूं मैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए जब आप n का मान 2 रखोगे तो मोल की पावर -1 हो जाएगा, तो k की यूनिट हो जाएगी मोल की पावर -1। यहां पर 2 रखोगे तो बेटा 2 में से 1 गया तो लीटर प्लस में हो जाएगा प्रति सेकंड। इनकी यूनिट ही पहचानवाएगी कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है अथवा कौन सी की नहीं। करिए भाई इसको नोट। अरे क्या हो गया ये, करते फटाफट करो भाई।
नोटेड। कर लो बेटा, कर लो। ठीक है, एकदम सही। अब मैं आगे बढ़ लेता हूं भाई, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ लेता हूं। अगर मेरे पास कोई अभिक्रिया, अगर कोई मेरे मेरे पास कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी और सी प्लस डी, तो इसके बेटा जी अवकलन दर नियम लिखो। अवकलन दर नियम की समीकरण लिखना क्या होगी? अवकलन दर नियम की समीकरण क्या होगी बेटा? आप कहोगे सर आपने अगर कोटि नहीं बताई है ना? अगर हमें कोटि का नहीं बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे कि रेट बराबर होगा हमारे पास के ए की घात एक, बी की घात एक, ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। अगर हमें नहीं पता है तो हम लिखेंगे रेट बराबर के, अगर ए का नहीं पता तो ए की तुलना में एम मान लेंगे, और बेटा बी के सापेक्ष हम एन मान लेंगे। अब यहां पर हम कहेंगे जहां पर एम जो है ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, और भाई एन बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, अब जरा देखो भाई, और हम लिखेंगे m प्लस एन अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि है, m प्लस एन अभिक्रिया की कोटि है। नोट करिए भाई इसको फटाफट। यहां पर माइनस, कहां माइनस लगाना है बेटा? नहीं नहीं, इस नियम में नहीं लगता, यहां पर हम परिवर्तन थोड़े कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर माइनस नहीं लेते बेटा। इसको तुम एक बार नोट करो। अब हमारा एक टास्क बन जाएगा अगला कि भाई इस, अब देखो हमारा अगला टास्क क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, ये ऐसे टास्क बना लेना ताकि आप लोगों को ऐसा पता लग जाए कि भाई ऐसे ऐसे पर्सन को अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से, या डेटा से है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना, कोटि ज्ञात करना, व अवकलन दर नियम को ज्ञात करना। यह आप लोगों का अब नया काम बन जाएगा। यहां तक पढ़ने के बाद अब आपका मेन मोटो हो जाएगा ये। ठीक है, मेन मोटो हो जाएगा बेटा ये। अब बेटा आपको पढ़ाने आएंगी मैम। ठीक है, अब मैम आएंगी। ठीक है, बात करके आता हूं, रुक जाओ। हेलो मैडम, देखो बच्चे जो हैं एक नंबर के लीचड़ हो चुके हैं। एक नंबर के लीचड़ समझते हो? गधे एक नंबर के। पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है इनके, शायद आपको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप संभाल लेना।
ओके सर मैं देख लूंगी, आपको पता नहीं है बच्चों को पढ़ाना कैसे होता है, ठीक है। नहीं नहीं, आप समझो, अगर कोई भी बच्चा परेशान करे तो अपना सैंडल या अपना जूता जो है ना वो हाथ में रखना, और भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम वो जूता मार तो आप सकोगे नहीं, लेकिन आप उठा के रखना। ठीक है सर, मैं जाती हूं, आप मुझे जूता दे दीजिए फटाफट। तो देखो बेटा, अभी तुम्हारे सामने जूता बजेगा तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने सही नहीं किया तो, ठीक है। अब जूते से पिटाई होगी तुम्हारी। अब जरा देखो क्या दिया हुआ है यहां पे हमारे पास क्या होगा, ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन कैसे दिखेगा। अगर मेरे पास A प्लस बी कोई रिएक्शन है और यहां पर मैं प्रोडक्ट या उत्पाद बनाती हूं, तो ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, और यहां पर ए की और बी की कॉन्सेंट्रेशन C1 C1 C2 C2 डैश, ठीक है, ऐसे करके इसको मान लेंगे C1 C2 C2 डैश और C1 डैश, और यहां पर होगी C1 ट्रिपल डैश C2 ट्रिपल डैश, ठीक है। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर रिएक्शन का रेट लिखा होगा एक्सपेरिमेंटली, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू। आपको क्या निकालना होगा, m की वैल्यू फाइंड करनी होगी, n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या रेट बराबर ऐसे के a की पावर m और b की पावर n, ये फाइंड करना होगा, रेट लो। ओके, जल्दी बताइए बेटा। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अब पहला क्वेश्चन देख लो फटाफट, पहला क्वेश्चन देखो फटाफट। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने लास्ट कौन सा कराया था, 4th 5th। अब हो जाएगा हमारे पास 6 क्वेश्चन बेटा। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ए तथा बी, मतलब रिएक्शन दे रखी होगी, ध्यान रखना है क्रमांक, मैं सीधा डेटा की बात करता हूं, क्रमांक 1 2 एंड 3 एंड 4। अब यहां पर दे रखी है ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, वो भी कैसे, मोल प्रति लीटर में। तो ये दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -3, 3.2 इंटू 10 की पावर -3, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 एंड 3.2 इंटू 10 की पावर -3, राइट। फिर आपको बी की कंसंट्रेशन दे रखी है यहां पर, और बी की, और रिएक्शन दे रखी है बेटा ए प्लस बी गिव सी, ये रिएक्शन है। बी की कंसंट्रेशन दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -2, फिर यहां पर दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -2, और भाई 10 टू दी पावर -1 और 10 टू दी पावर -1। यहां पर दे रखा होगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट दे रखा है कितना, 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3,
और 2 इंटू 10⁻³ सॉरी लास्ट में दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ करिए बेटा। अब आपको क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए दिया हुआ है क्या भाई, उपरोक्त आंकड़ों से अभिक्रिया के लिए ठीक है दर नियम होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको कितना बेटा, कि रेट बराबर के A⁻² और B⁻², और ऑप्शन बी दे रखा है बेटा रेट बराबर के A⁻² B⁻1। ऑप्शन सी में दे रखा है रेट बराबर के A⁻1 B⁻2। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रेट बराबर के A⁻1 और B⁻1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या है आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन में से एक करेक्ट है। भाई अगर आप लोग प्रो हो जाओ, मतलब पहले एक दो क्वेश्चन को करके देखो, जब आपका मैथ्स प्रो हो जाए तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो जरा देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 को, ज्यादा मत करना, 1 और 2 को कंपेयर करो, आप लोगों को एक आइडिया लगेगा, कैसा आइडिया लगेगा बेटा, कि भाई हमने ना बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा और ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, क्योंकि 1.6 और 3.2 में अगर देखोगे तो डबल कर दिया। डबल करने पर रेट कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। तो देखो 2⁻2 तभी तो 4 हुआ होगा, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 अगर डायरेक्ट करना हो, और अदरवाइज तरीका ये भी है भाई, आप लोग ऐसे मान लो इस अभिक्रिया के लिए जो रेट लो है वो बराबर हो जाएगा रेट बराबर, ठीक है, रेट बराबर के A⁻m और B⁻n, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। जिनका आंसर आ रहा है आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, पहले वाली रिएक्शन के लिए, पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा कि R1 बराबर के, अब A की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 1.6 इंटू 10⁻³ इसकी पावर कितनी हो जाएगी m, और B की जगह पर क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻²। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम R2 यानी सेकंड रेट की बात करेंगे। अब हमारे पास R2 बराबर कितना हो जाएगा K, यहां पर आप क्या करोगे भाई 3.2 इंटू 10⁻³ इसकी पावर m हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 इंटू में 10⁻²n, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर आप R3 निकालना, R3 किसके बराबर होगा बेटा K, A की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसकी पावर m है, और भाई हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 10⁻⁻1, इसकी पावर हो जाएगी n। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। अगर आपको 4 वाली लिखनी है तो R4 बराबर हो जाएगी K 3.2 इंटू 10⁻³ की पावर m, और भाई 10⁻⁻1 की पावर n,
अब ये हमारे पास कितना आएगा भाई, इक्वेशन नंबर 4 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करा भाई, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 बटे R1, तो हमारे पास K बटे K ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा, A2 की पावर M, A1 की पावर M, B2 की पावर N और B1 की पावर N। आप अगर ध्यान से देखो, B1 और B2 यानी यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, तो भाई ये तो कट जाएगी, ये क्या हो गई, कट गई। अब A2 और A1 की अगर हम बात करें, K से K कट जाएगा। यहां पर रखना आप क्या भाई, 4 इंटू में 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 10 के पावर -3 बराबर। अब A2 की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर -3 की पावर कितनी हो जाएगी, M, और 1.6 इंटू 10 की पावर -3 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, M। तो जब आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर -3, कॉमन ले लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 इसकी पावर M। तो देखो बेटा ये इससे कट गया, ये 2 में आ गया, तो 4 बराबर आ गया 2 की पावर M, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो भाई हमें M तो पता लग गया। भाई जिसको सॉल्व करना है, जिसको प्रूफ चाहिए, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। डायरेक्ट ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट तो टाइम भी बचेगा, ठीक है, लेकिन एक दो तो मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा ना। अब जरा देखो बेटा इधर, अब आप पहले को और तीसरे को कंपेयर करो, पहले को और तीसरे को कंपेयर करो। पहले को और तीसरे को कंपेयर करोगे अगर आप डायरेक्ट, तो आपने ए की कंसंट्रेशन सेम रखी, तो मतलब इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपने बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और 5 जैसे आप डबल करोगे तो रेट भी क्या हो गया, 10 की पावर -3 से 2 इंटू में डबल हो गया। तो डबल का मतलब क्या हो गया कि भाई बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना भाई। डबल करने पर 2 गुना हो गया, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 1। आई नो, अरे मेरे भाइयों ये लॉन्ग मेथड है, मैं तो मैथमेटिकल प्रूफ देना चाहता हूं बस। शॉर्ट मेथड से ये है, आप लोगों को उनको कंपेयर करना है जिनमें किसी एक की वैल्यू बदल रही हो और एक की वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो भाई बी के रिस्पेक्ट में जो एन की वैल्यू आएगी, देखो एम की वैल्यू 2 आ गई थी, एन की वैल्यू 1 आ गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B4 भालू, B4 भालू। अब आधे बच्चे, जैसे अभी एक दो बच्चा कहेगा कि सर समझ नहीं आया, तो जिनको समझ नहीं आया ना उनके लिए ये मेथड मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है। और जिनको मैंने पहले ही बोला था कि एक बार आप पूरा सीख लो, उसके बाद तो आपको महारत हासिल हो जाएगी, देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे भाई उन बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिकली देखना है, जिनको मैथमेटिकली देखना है, अब हमने क्या काम करा भाई, हमें अब ऐसा चाहिए जिसमें बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो और ए सेम हो। तो आप R1 को और R3 को डिवाइड कर दो। तो जब हम R3 को R1 से डिवाइड करेंगे, R3 को डिवाइड करेंगे R1 से, तो K से K कट जाएगा, यहां पर आएगा A3 की पावर M और A1 की पावर M इंटू में B3 की पावर N और B1 की पावर N, ऐसे ही करना होगा ना। अब देखो बेटा A1 और A3 दोनों सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो हमारे पास क्या होगा, जरा देखो यहां से A1 और A3 सेम है तो ये कट जाएगा, K से K कट जाएगा। R3 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, R3 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये दे रखी है ना R3 की वैल्यू, हाँ 2 इंटू 10 की पावर -3। R1 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3 बराबर, B3 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -1, देखो 10 की पावर -1, और B1 की वैल्यू हो जाए कितनी भाई,
5 इंटू 10⁻²। तो भाई इससे ये कट गया और इसकी पावर हो जाएगी n, तो 2 बराबर हो जाएगा 0.5, इस पॉइंट को उठाओगे ऊपर 10, यह आएगा 2n। तो भाई यहां पर 1 मान लेना, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बस n की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। अगर किसी को मैथमेटिकली प्रूफ चाहिए तो, अदरवाइज तो आप लोगों को पता ही है, यहां से ऐसे कर लोगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड रिपीट कर देता हूं। शॉर्ट मेथड में आप क्या करोगे, ध्यान से रखना है, आपको इन दोनों में तुलना करनी है। अब इन दोनों में तुलना करोगे तो ध्यान से देखना बेटा, पहले और दूसरे में ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम, और ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल। अगर ए की वैल्यू डबल कर दी तो रेट 4 गुना हो गया, अगर ए की वैल्यू डबल कर दी तो रेट 4 गुना हो गया, यानी 2 की घात कितने गुना हो गया, 2। भाई 4 का मतलब तो यही हुआ ना, 2 की घात 2, तो ए के रेस्पेक्ट में जो कोटि आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में जो कोटि आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि डबल करने पर 4 गुना हो गया, डबल करने पर अगर 8 गुना होता तो फिर 2 की घात 3 करते, ठीक है। यस, अब जरा देखो m की वैल्यू पता लग गई, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा हमेशा, क्या बोलते हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, ऐसे कोई व्यंजक देखो जिसमें a की सांद्रता सेम हो पर b परिवर्तन हो रही हो, तो आप ध्यान से देखो a और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देखो, जहां पर a का मान सेम है, लेकिन भाई जब आप b की सांद्रता को डबल कर रहे हो, डबल, तो रेट भी क्या हो गया, डबल। अब देखो 2 गुना करने पर रेट भी डबल हुआ, तो 2 की घात 1 गुना ही, तो मतलब यस, 3 और 4 को करने की जरूरत ही नहीं है ना, आंसर निकल गया, आंसर पहले ही निकल गया भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन करके देखना, मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना भाई करके। 7वां क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है आपको। अभिक्रिया दे रखी है 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ये अभिक्रिया है, ठीक है। यहां पर लिखे हुए ऐसे प्रयोग, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा, प्रयोग, फिर लिखी हुई है a की सांद्रता, b की सांद्रता, और भाई प्रारंभिक रेट, ये दे रखा है। अब यहां पर प्रयोग 1, 2, 3 और 4 ये दिए हुए हैं, और भाई 0.1, 0.1, 7.5 गुणा 10 की घात -3, 0.3, 0.2, 9 गुणा 10 की घात -2, 0.3, 0.4, 3.4 गुणा 10 की घात -1, 0.4, 0.1, 3 गुणा 10 की घात -1, ठीक है। और भाई ऐसे दे रखे होंगे आपको, ऑप्शन नंबर 1, रेट बराबर के a की घात 2, b की घात 1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको, रेट बराबर के a की घात 1, b की घात 2, ऑप्शन सी में दे रखा है बेटा, रेट बराबर के a और b की घात 3, और विकल्प डी दे रखा है आपको, रेट बराबर के
ए और बी ऐसे। अब देखो भाई डायरेक्ट मेथड देखना है, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड देखो। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे व्यंजक ढूंढने हैं जहां पर किसी एक की सांद्रता सेम हो और दूसरे की सांद्रता अलग अलग हो। अब आप मुझे बताइए बेटा, चलो मैं चेक करता हूं पहले में या दूसरे और तीसरे में कंपेयर कर लो, दूसरे में और तीसरे में कंपेयर कर लो। ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखो, सबसे पहला काम तो ये होगा कि इसके लिए हमें रेट मानना पड़ेगा ऐसे के, ए की घात एम और बी की घात एन, तो हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, ए की सांद्रता यहां पर और यहां पर सेम है, यानी परिवर्तन नहीं करा। बी की सांद्रता आपने 0.2 और 0.4 ऐसे कर लिया। ठीक है, तो यानी जब आप डबल करोगे रेट को क्या कर दिया, सॉरी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल, तो रेट जो है वो 4 गुना बढ़ गया। डबल करने पर 4 गुना बढ़ा, डबल करने पर 4 गुना बढ़ा, समझिए मेरी बात को, डबल करने पर 4 गुना बढ़ा, यानी 2 की घात 2 बार बढ़ा। तो बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ढूंढते हैं भाई एन की वैल्यू 2 कहां पर दे रखी है, यहां पर नहीं, वहां पर नहीं, वहां पर नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन बी। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, अगर आपको डायरेक्ट ढूंढना है तो। और भाई हल करना है तो मैंने आपको बताया ही था हल करने का तरीका। जो बच्चे हल चाहते हैं उनके लिए बड़ा आसान तरीका है, वो क्या मान लेंगे, ऐसे मान लेना, R1 बराबर के A1 की पावर m, B1 की पावर n, R2 बराबर के A2 की पावर m, B2 की पावर n, R3 बराबर के A3 की पावर m और B3 की पावर n, R4 बराबर के A4 की पावर m, B4 की पावर n। अब अपने हिसाब से जो सेम आ रहे हैं उनको डिवाइड कर देना बेटा। जैसे ध्यान दो, हमें पता है कि भाई सेकंड और थर्ड में कुछ सेम आ रहा है, तो आप एक काम कर दो, R3 बटे R2 कर दो, K से K कट जाएगा, आपको पता है K से K कट जाएगा, एक से पावर A कट जाएगी, तो हमारे पास आएगा B3 की पावर n और B2 की पावर n, बस ये बचेगा। R3 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 1 और 9 गुणा 10 की घात माइनस के 2। तो भाई ये बराबर हो जाएगा, B3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 0.4 अपॉन में 0.2 की पावर n, तो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। और अगर आप इसको हल करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 दफा, तो 2 की पावर n बराबर 4, इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 2। ऐसे हल कर लेना भाई। टाइम ठीक है, भाई नोट करो, नोट करो, डायरेक्ट सही है, जिसको डायरेक्ट आ गया वो डायरेक्ट कर लो, जिसको डायरेक्ट में दिक्कत है उसको ये वाला मेथड कर लो। दोनों मेथड मैंने बता दिया, देखो कुछ तो भाई अभी तीसरा मेथड नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब आज का होमवर्क ये रहेगा कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए हैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि गैसेस स्टेट की जो रियल गैस वाला पार्ट है उसकी मैंने प्रैक्टिस शीट बनवाई है, ऐप पे अपलोड करवा दूंगा जल्द से जल्द, यानी कल तक ही हो जाएगी, आज शाम तक हो जाएगी। ठीक है, ये मैं अपलोड करवा दूंगा, उस प्रैक्टिस शीट को करना है और धीरे धीरे और भी क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा। अब आपको क्या करना है कि हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो ताकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग से बचो।
आप लोगों के पहले टेस्ट में आपने ये सोचा कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, सॉल्व करके देखा नहीं, फाइनल तक तुम पहुंचे नहीं, तो आप लोगों के बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स भी आए हैं केमिस्ट्री के अंदर। ध्यान रखनी है बात, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही मैंने आपको एक डे वन में एक बात बोली थी, जो पहला दिन था, कि भाई जो पहले दिन तुम्हारे अंदर जोश है ना, वो जोश तुम सिर्फ 1 साल तक कंटिन्यू कर लो। 1 साल तक, चाहे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें बस अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, निरंतरता को मेंटेन करना है, पूरे साल भर अपना 100% देना है, ताकि जब नीट के पेपर में अपना 100% दो ना और पेपर देकर बाहर निकलो, तो दिल में मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार मैं तो उसके चक्कर में आ गया था बुलबुल के, और मेरा जो है 3 महीने बर्बाद हो गए, उसके चक्कर में मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो किसी भी बुलबुल के चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। और लड़कियों को भी कह रहा हूं, हाँ, किसी भी छोटे डोन के चक्कर में नहीं आना है। कभी तुम भी सोचो कि यार मेरे वाला तो डोन है, मेरा वाला वो डोन नहीं, डाउन है, खत्म है वो, ठीक है, अभी ध्यान नहीं देना। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करो, और जो जोश पहली क्लास में था उसको सेम मेंटेन करके रखो, सेम, हर दिन वही कंसिस्टेंसी, हर दिन वही कंसिस्टेंसी। और कोशिश करो कि इस बार वो जो लिस्ट बनेगी टॉपर्स की, उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे हों सब अधिक से अधिक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।